बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर 1 है और इसकी हम आज देखेंगे ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और ये है पार्ट 2। तशरीह, अल्फाज व मानी, हिस्सा दोम, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हिस्सा अव्वल यानी कि पार्ट 1 जो है वो आपने देख लिया होगा। उसके अंदर हमने इस चैप्टर को बिल्कुल स्टार्ट किया था और इसके बाद अब हम जो है इस दूसरे पार्ट को जो है हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं रिमेनिंग यानी कि सेकंड पार्ट। तो इस स्लाइड पर वो बात कर रहा है एनो डोमिनाई बाय जोव। यस, born in 1848 and taken to the great exhibition as a toddling child, not many people still alive could boast a thing like that. Anno Domini यानी बुढ़ापा। बाय जोव, यहाँ वो बाय जोव यानी बाय गॉड कह रहा है कि ये हल्फन सी बात है, या वो एक तरह का जैसे हम कसम खाते हैं तो वो ऐसे कह रहा है कि बाय जोव यानी ये जैसे हम कहते हैं बाय गॉड, तो ये वो कहता है कि बाय गॉड यही सच है कि उसको बुढ़ापा था। अच्छा, एनो डोमिनाई जो है इनफैक्ट ये क्या है कि ये जो हम डेट लिखते हैं ईयर्स के साथ, तो उसके साथ आपने अक्सर देखा होगा उसके साथ लिखा होता है AD यानी एनो डोमिनाई, जिसका मतलब होता है ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। ये असल में वो ड्यूरेशन, ये वो टाइम है जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी उनकी विलादत हुई, तो तब से ये टाइम स्टार्ट हुआ, जो कि अभी 2020 अभी चल रहा है जब तक ये वीडियो बन रही है। तो इसमें आप देखो तो ये AD है, जिसको अब्बास जो है वो चेंज करके इसको C.E भी लिखा जाता है, यानी कॉमन एरा भी अक्सर लोग इसको कहते हैं। तो AD जो है वो यही है। अब इसका यहाँ पे इनफैक्ट जो पोइट है ना, उसने मिजाह के तौर पर उसको, जैसे मजाक करते हैं किसी के साथ, तो ये उसने मजाक की यानी लैंग्वेज में उसने ये कहा है उसको कि चिप्स जो था वो उसको एनो डोमिनाई था। यहाँ मुराद इससे बुढ़ापा लिया जा रहा है, लेकिन वो उसको कह रहा है कि वो काफ़ी बूढ़ा था। मीन्स इसके अंदर उसको अगर देखा जाए तो ये हम पंजाबी में भी अक्सर लफ्ज़ या उर्दू में भी हम अक्सर लफ्ज़ कह देते होते हैं। आपने सुना ही होगा कि ये बाबा आदम के ज़माने का है, तो बाबा आदम यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो उनसे हम कह देते हैं, हालांकि वो बाबा आदम के ज़माने का तो नहीं है ना। तो मजाक के तौर पर या ऐसे ही एक तंज के तौर पर कुछ लोग कह देते हैं कि ये काफ़ी पुरानी एज का है या बूढ़ा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो यही कह रहा है। तो बाय जोव जो है, ये जोव जुपिटर है, ये रोमन गॉड है। असल में जो रोम है, रोमी जो लोग हैं उनके यहाँ जो गॉड का जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि वो जो सियारे हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने खुदा जो है वो उसके अंदर अपना जो भी वो मानते हैं। तो उसके अंदर जो जुपिटर है, जो सियारा है, उसको भी वो अपना एक गॉड या एक अवतार जो है वो मानते हैं। तो यहाँ पर वो एज अ रेफरेंस के तौर पर वो यही लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ कर रहा है बाय जोव, यानी हम यहाँ मुराद ये लेंगे कि बाय गॉड उसको एना डोमिनी थी, एना डोमिनाई या एना डोमिनी के उसको बुढ़ापा था। और हाँ, ऐसा ही था। born in the 1848, वो 1848 में पैदा हुआ, and taken to the great exhibition as a toddling child, और उसको ले जाया गया एक अजीम नुमाइश के अंदर, एग्जिबिशन के अंदर। ये असल में वो नुमाइश है जो कि इंग्लैंड के अंदर हुई थी, पहली सनती नुमाइश, और इसको कहा जाता है वर्ल्ड फर्स्ट फेयर। ये पहला दुनिया का पहला मेला था जो कि 1860 के अंदर 1850 के अंदर जो था, 1850 के अंदर ये हुआ था। तो ये उसकी 1850 की ग्रेट एग्जीबिशन के बारे में कह रहा है। उस वक्त चिप्स की उम्र कितनी थी? 2 साल का ये था। तो 1850 के अंदर ग्रेट एग्जीबिशन थी, उसमें इसको ले जाया गया था। ये बात भी उसको याद थी चिप्स को। इनफैक्ट एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, टॉडलिंग का लफ्ज़ी मतलब तो होता है वॉकिंग, मूविंग या स्ट्रॉलिंग, चलना, ठीक है। लेकिन यहाँ टॉडलिंग चाइल्ड मतलब वो लड़खड़ा कर चलने वाला एक छोटा सा बच्चा था जब उसको 1850 की ग्रेट एग्जीबिशन के अंदर ले जाया गया। और इसके अंदर कोई कहते हैं कि 6 मिलियन लोग जो थे पूरी दुनिया से वहाँ पर आए थे, और ये महीनों चली थी ये एग्जीबिशन, जो ग्रेट एग्जीबिशन थी। ये पार्ट रियल है। ग्रेट एग्जीबिशन वाकई हुई 1850 में हुई, लेकिन अब ये चिप्स जो कि जैसे हमने शुरू में कहा कि ये नॉवल एक फ़र्ज़ी लिखा गया है, तो मीन्स कि इस वाक़या के साथ असल में उसने इस चीज़ को, चिप्स को जोड़ा है यहाँ पर।
तो ये ग्रेट एग्जीबिशन रियल है, लेकिन ये कि ये पैदा हुआ, ये सारी कहानी चल रही है। तो एज अ टॉडलिंग चाइल्ड, वो लड़खड़ा कर चलने वाला एक छोटा सा बच्चा था। नॉट मेनी पीपल स्टिल अलाइव कुड बूस्ट अ थिंग लाइक दैट। अब तक ऐसे ज़्यादा लोग जिंदा नहीं थे जो इस बात की शोखी मार सकते थे। कुड बूस्ट का मतलब होता है यानी शोखी मारना, प्राउड करना, या बताना कि यार मुझे तो ये ग्रेट एग्जीबिशन वाली बात भी याद है जो 1850 के अंदर हुई थी। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जिंदा नहीं थे जो इस बात का भी फ़ख्र कर सकते थे, इस तरह की चीज़ का भी, कि उनको ये बात भी याद थी। तो यहाँ पे वो इनफैक्ट उसने क्या कहा है कि उसका बूढ़ापन था और ये बात हकीकत थी, और 1848 में वो पैदा हुआ था और ग्रेट एग्जीबिशन में उसको ले जाया गया था जब वो लड़खड़ा कर चलने वाला बच्चा था। और अब इतने ज़्यादा लोग तो उस दौर के ज़िंदा भी नहीं थे जो ये बात बता सकते थे, लेकिन चिप्स ज़िंदा था और उसको ये बातें सारी याद थीं। ये असल में वो यही कहना चाहता है कि उसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी। बिसाइड्स, कहता ना सिर्फ ये, बिसाइड्स इसके साथ, चिप्स कुड इवन रिमेंबर ब्रुकफील्ड इन वेदरबीज टाइम। चिप्स को तो वेदरबी के वक्त का या वेदरबी के दौर का ब्रुकफील्ड भी याद था। ब्रुकफील्ड जो उसने उस स्कूल में पढ़ाया, लेकिन वेदरबी के दौर का यानी उस वक्त जब वेदरबी प्रिंसिपल था, ये वही बंदा था जिसने इसका इंटरव्यू किया था। तो आप कह सकते हैं कि जब चिप्स इन हुआ तो उसके लिए ये पहला प्रिंसिपल था। अ फेनोमेनन दैट वाज, ये एक करिश्माती बात थी, ये एक तरह की ऐसी बात थी जिसके यानी एक गैर मामूली बात थी। फेनोमेनन यानी गैर मामूली या करिश्माती बात थी। दैट वाज वेदरबी हैड बीन एन ओल्ड मैन इन दोज डेज, उन दिनों में वो एक बूढ़ा इंसान था। यानी जब ये चिप्स जाता है तो उस वक्त वो एक बूढ़ा आदमी था उन दिनों में। 1870, 1870, ईजी टू रिमेंबर, इसको याद करना तो वो कहता है चलो इसलिए आसान होगा बिकॉज ऑफ द फ्रैंको प्रुशियन वॉर, क्योंकि 1870 के अंदर जो थी वो फ्रैंको प्रुशियन वॉर हुई थी, इस वजह से 1870 को याद करना आसान है। और 1870 के अंदर ही चिप्स जो था वो ब्रूकफील्ड में गया था इंटरव्यू के लिए। तो वो कहता है चलो ये बात तो चलो उसको ब्रूक इस वजह से याद होगी, लेकिन उसको पहले, इससे पहले वाली बातें और उसके बाद वाली कई बातें याद थी, ये वो इनफैक्ट कहना चाहता है। चिप्स हैड पुट इन का मतलब होता है एप्लीकेशन देना या अप्लाई करना, पुट इन। चिप्स हैड पुट इन। अच्छा, फ्रैंको प्रुशियन वॉर, ये फ्रांस और प्रशिया यानी जर्मनी, इन दोनों के दरमियान जंग हुई थी जिसके अंदर प्रशिया जो था ये स्ट्रॉन्ग रहा और इसने ये वॉर जीत ली थी, और ये भी एक रियल इवेंट है। तो इसी के साथ इसने चिप्स का जो है वो साथ एक फिक्टिशियस इवेंट ऐड कर दिया है। चिप्स हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड आफ्टर अ ईयर एट द मेलबरी। उसको जब मेलबरी के अंदर एक साल हो गया तो उसके बाद उसने ब्रुकफील्ड में अप्लाई कर दिया था, विच ही हैड नॉट लाइक्ड बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर अ गुड डील। ये वो मेलबरी की बात कर रहा है कि जो चिप्स था हैड पुट इन फॉर ब्रुकफील्ड, उसने ब्रुकफील्ड में जो थी वो मुलाजमत की दरख्वास्त दे दी थी आफ्टर अ ईयर एट मेलबरी, एक साल मेलबरी में गुजारने के बाद। मेलबरी एक स्कूल था जो कि उसने ब्रूकफील्ड से पहले ज्वाइन किया था और ये उसने तकरीबन एक साल ही पढ़ाया जो कि 1869 के अंदर उसने ज्वाइन किया था। विच ही हैड नॉट लाइक्ड, और ये मेलबरी उसको पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज ही हैड बीन रैग्ड देयर, क्योंकि वहाँ पर उसको टीज़ किया गया था, तंग किया गया था, सख्त लफ्ज़ हो जाएगा लेकिन आप कह सकते हो कि जलील किया गया था उसको वहाँ पर। देर अ गुड डील, अच्छा खासा। और वो जलील क्या था कि चूँकि इसका डिसिप्लिन इतना कंट्रोल नहीं कर सकता था और चूँकि अर्ली एज में था, यंग था, 21 साल का था, तो बच्चे इसको काफ़ी तंग करते थे और इससे वो कंट्रोल नहीं होता था, तो ये उसे तंग आ गया था वहाँ से। तो रैग्ड का मतलब होता है यानी टीज़ करना, तंग करना, तो वहाँ पे उसको तंग किया गया था। बट ब्रूकफील्ड ही हैड लाइक्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन ब्रूकफील्ड वो तो उसको शुरू से ही पसंद था। ही रिमेंबर्ड दैट डे ऑफ हिज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, उसको ये याद था अपना पहला इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, पहला बुनियादी, उसको अपना जो इंटरव्यू था वो उसको याद था। और वो आगे उसी के बारे में बता रहा है। सनी जून, यानी जून का महीना था और धूप सख्त थी। सनी यानी सख्त धूप थी। विद द एयर फुल ऑफ द फ्लावर सेंट्स एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ द क्रिकेट ऑन द पिच। हवा जो थी, एयर फुल ऑफ द फ्लावर सेंट, फ्लावर सेंट्स यानी फूलों की खुशबुओं से हवा फुल थी, भरी थी। मतलब हम ये कहेंगे कि जो हवा थी वो फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर थी, मुअत्तर। एंड द प्लिक प्लॉक ऑफ द क्रिकेट ऑन द पिच, और पिच पर क्रिकेट के खेलने की आवाज़। प्लिक प्लॉक होता है यानी ये वो साउंड है जो गेंद पिच पर पड़ती है और फिर वो बैट से हिट होती है, तो प्लिक प्लॉक ये एक साउंड है। तो यानी पिच पर क्रिकेट खेलने की आवाज़
जो थी ये आ रही थी, और हवा जो थी वो फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर थी, और जून का महीना था और गर्मी सख्त थी, और उसका पहला इंटरव्यू था। ये सारी बातें उसको याद थी। ब्रूकफील्ड वॉज प्लेइंग बर्नहर्स्ट। ब्रूकफील्ड जो था वो बर्नहर्स्ट की टीम के साथ खेल रहा था। वन ऑफ द बर्नहर्स्ट बॉयज, और बर्नहर्स्ट के लड़कों में से एक लड़के ने आ चबी लिटिल फैलो, चबी चबी मीन्स के एक गोल मटोल सा मोटा ताज़ा एक जो लड़का था, लिटिल फैलो छोटा सा गोल मटोल सा जो लड़का था, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी। उसने बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की, एक शानदार किस्म की उसने सेंचुरी भी बनाई थी। ये बात भी उसको याद थी। और ये सेंचुरी किसने बनाई थी? बर्नहर्स्ट के लड़के ने, जो कि ब्रूकफील्ड के साथ खेल रहे थे। और ये मैच कब हो रहा था? जब चिप्स गया था इंटरव्यू देने के लिए। और ये कौन सा साल था? 1870 का। इसको याद करना क्यों आसान है? फ्रैंको प्रुशियन वॉर की वजह से आसान है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने जो जहन में रखते जाना। क्वियर, क्वियर अजीबोगरीब बात है। क्वियर दैट अ थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन द मेमोरी सो क्लियर, कि ये बड़ी अजीबो बात है, अजीब गरीब बात है। क्वियर दैट थिंग लाइक दैट शुड स्टे इन मेमोरी सो क्लियर, कि ये उसकी बड़ी वाज़ेह उसकी याददाश्त के अंदर ये सारी बातें थी। ये एक अजीब सी बात है, यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि ये सारी बातें उसके जहन में बड़े वाज़ेह तौर पर अभी भी मौजूद थी, यानी इस ओल्ड एज के अंदर। वेदरबी हिमसेल्फ वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस। वेदरबी जो खुद था वो भी एक बाप जैसा शफीक और मेहरबान इंसान था। कर्टियस मतलब यानी काइंड हार्टेड, कर्टियस अच्छे दिल का मालिक था। ही मस्ट हैव बीन इल देन, वो ज़रूर उस वक्त बीमार होगा। ही मस्ट हैव बीन इल देन, वो ज़रूर उस वक्त बीमार होगा। पुअर चैप, चैप आदमी को कहते हैं, पुअर चैप यानी गरीब आदमी उस वक्त ज़रूर ही बीमार होगा। फोर, क्योंकि ही डाइड ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही तो उसकी मौत हो गई थी, यानी वो फौत हो गया था गर्मी की छुट्टियों के दौरान। तो इससे ये बात साबित है कि जब उसका इंटरव्यू उसने लिया था चिप्स का, तो उस वक्त वो ज़रूर बीमार होगा। ये इसने यहाँ पे बताया। बिफोर चिप्स बिगेन हिज फर्स्ट टर्म, इससे पहले कि चिप्स अपना पहला तालीमी दौरानिया शुरू करता, ब्रूकफील्ड के जो हेडमास्टर थे वेदरबी, उसकी डेथ हो गई थी, यानी वो फौत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। बट द टू हैड सीन एंड स्पोकन टू ईच अदर, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देख भी लिया था और बातें भी कर ली थी। एनीवे, किसी हद तक उन्होंने एक दूसरे को देखा और बातें कर ली थी, यानी उसने इंटरव्यू किया, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था और बातें भी किसी हद तक उन्होंने कर ली थी। यहाँ तक एक पैराग्राफ खत्म होता है। अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए। पहला है टॉडलिंग। जैसे मैंने बताया कि टॉडलिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है वॉकिंग, स्ट्रॉलिंग, मूविंग स्लोली, चलना, सैर करना, लेकिन यहाँ मुराद होगा लड़खड़ा कर चलना, जब वो छोटा सा बच्चा था। बोस्ट, ब्रैग, शेखी, बिखारना, फ़ख्र करना, एक्सेजरेट करना, प्राउड, ये सारे इसकी मीनिंग है। उसके अलावा है फिनोमिनन, फिनोमिनन मिरेकल, वंडर, मार्वल, करिश्मा, गैर मामूली बात। तो आप इसको फिनोमिनन अगर याद ना रहे तो करिश्मा कपूर से आप इसको याद कर सकते हो कि फिनोमिनन कपूर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि करिश्मा से आप इसको याद रख सकते हो, फिनोमिनन। ठीक है, तो फिनोमिनन का मतलब करिश्मा। तो रैग, रैग जो रैगड उसने वहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया ना, रैग्ड देयर अ गुड डील, जो पीछे हमने पढ़ा है। तो रैग जिसका मतलब है टीज, टॉन्ट, टीज का मतलब ये तंग करना होता है, टॉन्ट का मतलब ये छेड़खानी करना होता है, इंसल्ट का मतलब बदतमीजी करना, एब्यूज़ का मतलब गाली गलौच होता है, लेकिन ये यहाँ पर वो मीनिंग नहीं है, ये ज़रा थोड़े नीचे है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे तंग करते थे, लेकिन गाली गलौच ऑब्वियसली नहीं बनता, लेकिन इसका लफ्ज़ी मतलब गाली गलौच होता है। तो इसके मुताबिक आपने देखना है कि क्या बन रहा है। या डस्टर, डस्टर का असल में रैग का मतलब होता है रगड़ना। तो डस्टर भी, डस्टर वही डस्टर है जो हम ब्लैक बोर्ड वगैरह या ये हम वाइट बोर्ड वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये डस्टर, तो डस्टर भी इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है रैग के लिए। डस्टर, एब्यूज, इंसल्ट, टॉन्ट, टीज, तंग करना। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी यानी प्राइमरी, बेसिक, इनिशियल, फर्स्ट, इंट्रोडक्टरी, बुनियादी। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू यानी पहला इंटरव्यू। चबी, फैटी, मोटा ताज़ा, प्लम्पी या प्लम्प और फ्लैशी, ये इसके मीनिंग आ जाएंगे। मोटा ताज़ा, गोल मटोल, इस तरह करके। चबी लिटिल फैलो, जो कि बर्नहर्स्ट का लड़का था जिसने एक शानदार सेंचुरी बनाई थी, वो था चबी लिटिल फैलो। ब्रिलियंट, शानदार, ग्लोरियस, रिमार्केबल, स्प्लेंडर्ड, सुपर्ब, इलस्ट्रियस, ये सारे के सारे शानदार। तो ये इसके मीनिंग है। ग्लोरियस आपने सुना होगा, ग्लोरियस, रिमार्केबल, स्प्लेंडर्ड, सुपर्ब, इलस्ट्रियस, ब्रिलियंट। तरीकाकार वही है, आपने लफ्ज़ बोलना है ब्रिलियंट,
तो शानदार, शानदार ब्रिलियंट, ब्रिलियंट ग्लोरियस, ग्लोरियस ब्रिलियंट, ब्रिलियंट रिमार्केबल, रिमार्केबल ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सुपर्ब, सुपर्ब ब्रिलियंट, ब्रिलियंट इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस ब्रिलियंट। तो इस तरह करके आप इसको दोनों एंगल से जब याद करोगे तो याद होते जाएंगे साथ साथ। क्वियर, क्वियर का मतलब है अजीबो गरीब सी, ऑड, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, यानी जो अक्सर ना हो लेकिन गैर मामूली हो, नॉर्मल हालात में ना हो। अनएक्सपेक्टेड, एटिपिकल, एक होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल, ये एटिपिकल है क्वियर। कर्टियस, कर्टियस, पोलाइट, वेल मैनर्ड, काइंड, सिविलाइज्ड, खुश अखलाक। और ये किसके बारे में कह रहा है? वो वेदरबी के बारे में कि वो फादरली एंड कर्टियस। ठीक है, आपको चूंकि जो सिनोनिम्स आने हैं वो ऐसे ही आएंगे कि एक सेंटेंस लिखा होगा तो उससे गैस करना भी आसान है। अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा ना तो ये ज़्यादा को मुश्किल नहीं रहते वैसे। अच्छा जी, अब आप आगे देखते हैं कि चिप्स ऑफन थॉट, चिप्स अक्सर सोचता था, एज ही सेट बाय द फायर एट द मिसेस विकेट्स, जब वो मिसेस विकेट्स के हाँ आग के करीब बैठता तो अक्सर सोचा करता, आई एम प्रोबेबली द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु हैज़ अ विविड रिकलेक्शन ऑफ द ओल्ड वेदरबी, कि मैं शायद ही इस दुनिया के अंदर एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ जिसको बूढ़े वेदरबी के बारे में वाजिया ख्यालात हैं। विविड, वाजिया, रिकलेक्शंस, ख्यालात, व्यूज, तसव्वुर या पिक्चर, तो ये इसके अंदर आएंगे। ठीक है, यानी उसको वो कहना ये चाहता है कि चिप्स कहता है अपने बारे में कि वो वाहिद ही ऐसा शख्स इस दुनिया में होगा जिसको वेदर भी, वो जो बूढ़ा वेदर भी था अभी तक बड़ा वाजिया याद था। ये वो वाहिद ही शख्स होगा, शायद ही किसी को वो याद हो। विविड, यस, इतना वाजिया, हाँ बिल्कुल। इट वॉज अ फ्रीक्वेंट पिक्चर इन हिज माइंड, और उसके जहन के अंदर एक वाजिया तस्वीर थी। दैट समर डे, दैट समर डे यानी उन गर्मियों के दिन, with the sunlight filtering through the dust in Weatherby's study, Weatherby's study यानी Weatherby's room या उसका जो ऑफिस था। डस्ट यानी जो गर्द होती है, मट्टी वगैरह सी आ रही होती है ना थोड़ी सी बाहर से, तो रोशनी पड़े तो वो डस्ट वगैरह जो फील होती है, तो ये वो है। फिल्टरिंग का, फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को छानना, फिल्टर करना या किसी चीज़ का साफ करना। थ्रू द डस्ट, डस्ट से होती हुई सनलाइट, सूरज की रोशनी, यानी गर्मियों का वो दिन था और सूरज की रोशनी छन छन करती हुई वेदरबी के कमरे में गर्द से होती हुई आ रही थी। यानी गर्द से होती हुई सूरज की रोशनी छन छन करती उसके कमरे में पहुंच रही थी। मीन्स के उसके कमरे के अंदर रोशनी जो थी वो आ रही थी, धूप उसके कमरे में भी आ रही थी, और ये वो गर्मियों का एक दिन था जो उसको बड़ा वाज़ेह तौर पर याद था। अच्छा, अब आगे ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमास आपको पता है ये यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, ये सारे का सारा डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच है जिसका मतलब है द पर्सन हु इज टॉकिंग, ये उसकी अपनी डायरेक्ट बात यहाँ पर लिखी हुई है। यू आर अ यंग मैन मिस्टर चिपिंग एंड द ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल. Give your enthusiasm to the Brookfield and the Brookfield will give you something in return. And don't let anyone play tricks with you. I gather that discipline was not always your strong point at Melbury. ये है जी, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि ये असल में वेदर भी है जो मिस्टर चिप्स को ये कह रहा है कि यू आर अ यंग मैन, तुम एक नौजवान आदमी हो। मिस्टर चिपिंग, असल में मिस्टर चिपिंग मिस्टर चिप्स का पूरा नाम था, तो उसे कहता है कि मिस्टर चिपिंग तुम एक नौजवान जो है वो शख्स हो। ब्रुकफील्ड इज एन ओल्ड फाउंडेशन, और ब्रुकफील्ड एक पुराना तालीमी इदारा है। यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, जवानी और उम्र इनका मिलाप खूब अच्छा होता है या खूब अच्छा मिल बैठते हैं। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, एक शेर भी है ना इस तरह का। गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड, कि तुम अपना जोशो जज्बा दो ब्रुकफील्ड को। एंथुसियाज्म यानी जोशो जज्बात, जोशो खरोश, पैशन, जील, जेस्ट, वो तुम दो ज़रा इस ब्रुकफील्ड को। एंड द ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड तुम्हें उसके बदले में कुछ देगा। तुम इसे अपना जज्बा दो, जोश दो, जील, जेस्ट दो, और ब्रुकफील्ड तुम्हें उसके बदले में क्या देगा? समथिंग। अब समथिंग उसको पूछना चाहिए था वैसे कि सर ये समथिंग क्या है, तो समथिंग ये कुछ देगा तुम्हें। अब वो कुछ में पता नहीं क्या था, खैर। एंड डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और किसी को भी अपने साथ कोई खेल खिलवाड़ मत करने देना, यानी चाल पोसियाँ या चालें किसी को अपने खिलाफ मत चलने देना। फिर वो कहता है, अब यहाँ पे ये जो आई है ये वो साउंड है, असल में जैसे बंदा बोलता है ना तो थोड़ा सा अटकता है। आई गैदर, गैदर का लफ्ज़ी मतलब तो होता है यानी किसी चीज़ को गैदर करना, लेना।
इकट्ठा करना, गैदर, लेकिन यहाँ पे मुराद होगा कि मुझे पता चला है, आई गैदर, मुझे पता चला है दैट डिसिप्लिन वॉज नॉट ऑलवेज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट मेलबरी। मुझे पता चला है कि मेलबरी में तुम्हारा जो डिसिप्लिन था वो कुछ अच्छा नहीं था, यानी तुम्हारा जो नज़्म ज़ब्त था, डिसिप्लिन था, वो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। आगे से चिप्स कहता है, और ये भी डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है, तो वो उसे कहता है कि वेल वेल नो परहैप्स नॉट सर, कि बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं था और शायद नहीं था सर, ये वो उसको कहता है। तो वो आगे से उसको कहता है कि नेवर माइंड, यू आर फुल यंग, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, यू हैव अनदर चांस हियर, टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट। वो कहता है कि नेवर माइंड मतलब नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, नेवर माइंड मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर फुल यंग, तुम बिल्कुल नौजवान हो, इट्स लार्जली अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और ये सारे का सारा जो है वो तजुर्बे की बात होती है। यू हैव अनदर चांस हेयर, तुम्हारे पास यहाँ पे एक और चांस है, तुम्हारे पास एक मौका है, यानी तुमने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया है तो तुम्हारे लिए एक सेकंड चांस है। टेक अप अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से ही सख्त रवैया रखना, फर्म मजबूत, एटीट्यूड रवैया तरीकाकार, तो शुरू से ही एक सख्त रवैया रखना, दैट्स द सीक्रेट ऑफ इट, और यही तो है इसकी सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब है यही तो इसका राज है। तो ये है जी, इसको ये उसने सजेस्ट किया था वेदरबी ने चिप्स को, कि एक तो अपने साथ किसी को जो है वो खेल खिलवाड़ मत करने देना, डोंट लेट एनीवन प्ले ट्रिक्स विद यू, और दूसरा है कि टेक अ फर्म एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग, और इस तरीके से जो है वो ये बात यहाँ पे करता है। अच्छा, अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ वो बात करता है विविड, क्लियर, ब्राइट, वाइब्रेंट, वाजिया, साफ, रिकलेक्शन, मेमोरी, रिमेम्बरेंस, रिकॉल, कॉलिंग टू माइंड, यादें, फाउंडेशन, इंस्टीट्यूशन, इस्टेब्लिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, तंजीम, एंथुजियाज्म, ईगरनेस, कीननेस, पैशन, जील, जेस्ट, एक्साइटमेंट, जोशो खरोश, और तरीकाकार जो याद करने का है वो उसी तरह है। ठीक है, विविड यानी वाजिया, रिकलेक्शंस उसको जो ख्याल आते थे, फाउंडेशन यानी कोई भी तालीमी इदारा या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तालीमी इदारा या इदारा हो सकता है, एंथुजियाज्म जो होता है वो जोशो खरोश, वल्वला, जील, जेस्ट, ईगरनेस, एक्साइटमेंट, कीननेस। ले जी, ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट्स में लिखना है, और बस अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।